नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर पर। हाइपरटेंशन चाहिए अटेंशन, क्योंकि आ रहा है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, एक प्रतीकात्मक दिन जब जागरूकता के लिहाज से पूरी दुनिया इसे मनाती है। क्योंकि बीपी एक ऐसी बीमारी है जो आती है तो साथ में और 50 रोग लेकर आती है। ब्लड प्रेशर कहने को लगता है कि बड़ी आसान सी बीमारी है, गोली खाया और मामला हो गया, लेकिन जनाब इतना नहीं है। जब आपको बीपी हो जाता है तो फिर आपकी लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। वो तभी आपको पता चलेगा जब आप या कोई इसे सफ़र करता। और फिर हाई ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी को कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है, आपकी बहुत सारी चीज़ों को लिमिटेड कर देता है। लेकिन सिर्फ अच्छी बात यह है कि एक अच्छे लाइफस्टाइल, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जिसके कई और फ़ायदे आपको मिल जाएंगे, उसके ज़रिए इस बीमारी को आप आपसे दूर भी रख सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसे मैनेज भी कर सकते हैं। तो आज इस मौके पर हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई बीपी जो भी कह लीजिए, उस पर बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करें उससे पहले थोड़े से फिगर्स, आंकड़े और फैक्ट आपको बता देता हूं ताकि बात आपको थोड़ी सुनने में और बेहतर लगेगी। देखिए, भारतीयों का बीपी हाई है। क्यों कहना ऐसा है? भारत का सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क इस वक्त हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन है। हर चौथे एडल्ट को इस समय हाई बीपी है, WHO की रिपोर्ट से निकल कर आ रहा है। समझ लीजिए, इतनी बड़ी 140 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें हर चौथा आदमी हाई बीपी का शिकार। बीपी को लेकर जागरूकता बेहद कम। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है या उन्हें हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, और लगातार उनकी बॉडी को उससे नुकसान होता रहता है। बीपी की जांच, मैनेजमेंट में लापरवाही है, नो डाउट। इसमें बहुत सारे लोगों को तो इनफैक्ट पता होता है, लेकिन फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान कब जाता है? जब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो जाते हैं। पता चलता है हाई बीपी की वजह से। सिर्फ 12% करते हैं कंट्रोल के उपाय। कितना छोटा नंबर है, सिर्फ 12% लोग उसे ठीक से मैनेज करते हैं। वेल, करीब करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हाई बीपी, ICMR का एक अपना रिपोर्ट, उसका एक अपना आंकड़ा। तो हाई बीपी के बारे में मैं शायद फैक्ट्स बताता रहूँगा, कभी ख़त्म नहीं होंगे। इतनी सारी चीज़ें हैं इसे लेकर। लेकिन जिस तरीके से हम डायबिटीज़ का कैपिटल है, हाई बीपी भी लगभग उसी लेवल पर हमारे देश में खड़ा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं? जैसा हमने कहा, जागरूकता, अवेयरनेस एक सबसे बड़ा टूल है। कोई भी चीज़ हो दुनिया में, अगर आपको उसके बारे में जानकारी, अगर आप उसे जानते हैं, तो अपने आप आपकी जो बॉडी बनी और जो माइंड बना है ना, उसका सिस्टम ऐसा है कि आप फिर उस पर कुछ एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है, अगर आप जानते ही नहीं हैं, अगर आप अवेयर ही नहीं हैं, तो फिर बस मामला चलता रहेगा। और कब हाई बीपी आपको पकड़ेगा, नुकसान करेगा, आपको नहीं पता चलेगा अनटिल अनलेस उसके कोई बड़े कॉम्प्लिकेशन आपके सामने आने शुरू हो जाए। लेकिन तब तक हो जाती है थोड़ी देर। तो चलिए आज यही कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम में या इस कोशिश में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं SRHN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर धीरज भट्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज और सिद्धांत रेड क्रॉस हॉस्पिटल के हेड कार्डियोलॉजी डॉक्टर सुमित भटनागर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर भट्ट, आपसे शुरुआत करते हैं। हाइपरटेंशन हर साल हम बात करते हैं, लगातार बात करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं। मैंने कहा अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन स्टिल लगातार हमारे यहाँ इसके केसेस बढ़ रहे हैं। वाई सो सर? हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ जी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक तो ये है कि उसकी अवेयरनेस सही में बहुत लोगों को नहीं है। हाइपरटेंशन जैसे आपने बताया कि काफी लोग, हम देखते हैं कि सिर्फ 12% लोग कंट्रोल
आपने कहा कि लोगों को पता नहीं होता, अब बहुत सारे शायद आपने कहा साइलेंट किलर है, लेकिन कुछ तो आइडिया लगता होगा कि आपको कुछ अंदर से इंटरनल फीलिंग आती होगी, कुछ बॉडी रिएक्ट करती होगी, असहज महसूस होता होगा, अगर जो भी सिम्टम हम बता सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो काफी लोग महसूस करते हैं वो है हेडेक। काफी लोग जो ओके। होते हैं जिनको उनकी फिर ऐसा महसूस होता है कि सर में दर्द हो रहा है, सुबह के टाइम उठते हैं तो सर में दर्द महसूस होता है, शाम के टाइम थोड़ा सा काम वाम करके आए तो शाम को उनको सर में दर्द महसूस होता है। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जिसके लिए पब्लिक जनरली अवेयर होती है वो सिर में यही दर्द। सिम्टम, सिर में दर्द। और ठीक है। बाकी चीजें भी हो सकती हैं, बट वो बाकी सब एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से कई बार मालूम पड़ता है। काफी लोगों को जैसे किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है बीपी की वजह से, तो उसकी वजह से उनकी यूरिन वगैरह कम हो सकती है। बट ये सब सिम्टम्स मैं बोलूंगा एडवांस स्टेज के हैं, लेकिन एडवांस सिस्टम है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को तो इनफैक्ट तब पता चलता है जब वो कुछ ही और कारण से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तबीयत खराब है लेकिन पता लगता है कि बीपी आपका हाई निकला, तब डॉक्टर कहते हैं कि रेगुलर अब इसकी मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। डॉक्टर भटनागर, बीपी एग्जैक्टली करता क्या है? मतलब जब आपका ब्लड का प्रेशर हाई हो गया बॉडी के अंदर, क्या प्रॉब्लम होने लगती है या क्या इम्पैक्ट होने लगता है जिसकी वजह से हम इसको इतना बोलते हैं कि ये आपको इम्पैक्ट करेगा? तो ब्लड प्रेशर की सबसे पहली चीज जो हमको मैं ये समझना, डॉक्टर भटनागर से है सर सवाल, सुमित भटनागर साहब। तो सिंपल सा मैं बोलता हूँ एक पाइप है जिसपे अगर एक ब्लड, अगर हमारा कोई भी सिस्टम का जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो वो एक कंटिन्यूसली प्रेशर लगाता है। अब वो जब उस पाइप पे प्रेशर लगता है तो कंटिन्यूसली उस प्रेशर को झेलने के लिए वो पाइप भी मोटा होता चला जाता है। एक टाइम आता है कि जब वो रेजिस्टेंस झेलना कम कर देता है, और इफेक्टिवली जब वो रेजिस्टेंस झेलना कम कर देता है तो जैसे ऑर्गन, जैसे जहाँ ब्रेन अरे सर। वगैरह है। हेलो, हेलो, हाँ सर, बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर। तो उसमें क्या होता है, जैसे ब्रेन की कुछ नसें होती हैं जिसमें वो वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। फिर कंटिन्यूसली बीपी अगर बढ़ा हुआ रहता है तो हमारी हार्ट की जो नसें हैं वो मोटी हो जाती हैं, उसकी वजह से उसमें ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट होकर वो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। फिर कंटिन्यूसली बीपी बढ़े रहने से हमारी किडनी पे उसका असर आ सकता है। तो बीपी मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, बिकॉज उसके जो अपने प्रेशर्स रहते हैं कंटिन्यूसली, वो प्रेशर की वजह से जो उन वेसल्स के अंदर जो बदलाव लाता है उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कंफ्यूज हो गया था, चलिए नाम में, लेकिन डॉक्टर भटनागर लगातार बोल रहे थे। मैं डॉक्टर धीरज भट्ट, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, बट एनीवेज अब मैं आपसे भी ये समझना चाहूँगा कि एग्जैक्टली बीपी जब आता है हमारे अंदर और वो सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है, तो ये एक्सटेंट कहाँ तक हो सकता है? क्या अगर बीपी हो गया तो मतलब आप उस पूरी रिस्क लाइन पर आ गए, या फिर ये अलग लोगों के बीच में हो सकता है? तो बेसिकली जो उन्होंने बताया, थोड़ा बीच में आवाज कट हो रहा था, कि जो ब्लड प्रेशर है वो हार्ट के ऊपर प्रेशर देके हार्ट को थिकनेस बढ़ाना और हार्ट का इलास्टिसिटी कम होके फिर एंड स्टेज में हार्ट फेलियर, या फिर ब्लड वेसल्स को थिक करके उसमें कोलेस्ट्रॉल क्लियर करके ब्लॉकेजेस, अगर हार्ट ब्लॉकेजेस, ब्रेन ब्लॉकेजेस होते हैं तो हार्ट अटैक्स, पैरालिसिस के चांसेस बढ़ते हैं। बहुत हाई बीपी रहता है तो ब्लीडिंग होके ब्रेन में स्ट्रोक, यानी ब्लीडिंग होके पैरालिसिस, तो वो भी एक जो कॉम्प्लिकेशन है ब्लड प्रेशर का। और जैसे डॉक्टर सुमित जी ने बताया कि बहुत अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से फिर किडनी के ऊपर भी इफेक्ट, तो फिर काफी लोगों को तो हार्ट फेलियर के बाद या फिर स्ट्रोक, पैरालिसिस होने के बाद या अचानक किडनी के रिपोर्ट्स बढ़े हुए फिर पता चलता है। इसलिए मुझे लगता है कि अर्ली स्टेजेस में फाइंड आउट करना जरूरी है। ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हार्ट के, ब्रेन के, किडनी होने तक रुकना नहीं है। प्रत्यक्ष, तो अब लाइफस्टाइल की जब बात आती है तो लाइफस्टाइल से क्या रिलेशनशिप है हमारे बीपी का? एक्चुअली लाइफस्टाइल की बात करी जाए तो लाइफस्टाइल से मेरे को ये लगता है कि एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का। दैट इज बिकॉज कि कहीं ना कहीं आउट ऑफ 190% लोग जो हैं वो किसी ना किसी स्ट्रेस में, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, चाहे वो घर का स्ट्रेस हो, किसी ना किसी स्ट्रेस में है। स्ट्रेस रिलेटेड है हाइपरटेंशन से, हाइपरटेंशन और स्ट्रेस से रिलेटेड है ओबेसिटी। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कहीं ना कहीं ये वैसा वर्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफस्टाइल के अंदर की आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज डेली रूटीन में डालें, डाइट्स को मेंटेन करें। अगर जो ओबेसिटी है तो ओबेसिटी को कंट्रोल जरूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है। स्ट्रेस क्या है कि कुछ इस तरीके का डोपामाइन क्रिएट करता है कि हमें क्या मन करता है कि हम फैटी चीजें खाएं, ज्यादा तली भुनी चीजें खाएं, ज्यादा खाना खाएं, और खाना खाने के बाद गिल्टी फील होती है लोगों को कि मैंने गलत खा लिया।
तो स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए जब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे तो गुड हॉर्मोन्स क्रिएट होंगे, आपको अच्छा लगेगा, हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट होंगे कि जिसकी वजह से वो रूटीन बनने शुरू होंगे। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में दिक्कत हो सकती है, पर आगे आगे वो आपकी हैबिट में जुड़ जाएंगे। आपने देखा हो कई लोग बिना जिम के रहते ही नहीं है, बिना एक्सरसाइज करे रहते ही नहीं है, बिना वॉक के नहीं रहते। तो इस तरीके की एक अच्छी हैबिट को मेंटेन करना जरूरी है और स्ट्रेस को समझना जरूरी है। और अगर जो कहीं लग रहा है कि स्ट्रेस ईटिंग है तो उसे भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। मोटापे की वजह से ही सारी की सारी बीमारियां शुरू होती हैं, और ये हाइपरटेंशन, दिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ओबेसिटी। तो डॉक्टर भट्ट, अब अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें तो फिर कहाँ से इसकी शुरुआत, मतलब क्या ये एक होती है कि हो गया उसके बाद तो एक अलग बात है, लेकिन क्या ये प्रिवेंटिव कोई मेजर इसके होते हैं? आपने कहा कि ये हेरिडिटी से भी आता है, ख़राब लाइफस्टाइल से भी आता है। चलिए, आप लाइफस्टाइल तो ठीक कर लेंगे लेकिन हेरिडिटी पे आपका कोई कंट्रोल रहेगा नहीं, पर कुछ क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें हम प्रिवेंटिव साइड पर जा पाएँ कि आप बचे रहें जितना हो सकता है उतना? डॉक्टर भट्ट, आपसे। डॉक्टर धीरज भट्टड़ है, आप डॉक्टर सुमित भट्ट नगर को बोल रहे हैं कि? नहीं सर, मैं आप ही को बोल रहा हूँ। मेरा डॉक्टर धीरज भट्टड़ है जी धीरज साहब, आपसे बेसिकली जो प्रिवेंशन के लिए है, जो अभी अब जो न्यूट्रिशनिस्ट उन्होंने बताया है कि मोर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, लेस सॉल्ट और प्रोसेस्ड फूड कम होना, मेडिटेशन, प्राणायाम, यही सॉल्यूशंस है। बट मैं निराशा नहीं करना चाहता हूँ ऑडियंस को। लाइफस्टाइल मेजर से मैक्सिमम 8 to 10 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर रिडक्शन होता है। तो जो 130 से 140 के बीच में रहते हैं ब्लड प्रेशर, जिनका 80 से 90, उनके लिए ये सब एप्लीकेबल है। जिनका ब्लड प्रेशर 140-90 के ऊपर है, उनको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्प नहीं करेगा, उनको मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी। अनलेस अनटिल कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है, कोई किसी वजह से ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ा हुआ है, तो बात अलग है। तो ये जानना जरूरी है कि जैसे डायबिटीज में लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत हेल्पफुल है, उतना हेल्पफुल ब्लड प्रेशर में नहीं है। ओके। एंड मोस्ट ऑफ जेनेटिक तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सुमित, जिस तरीके से पता नहीं मुझे डायबिटीज़ में भी एक्चुअली में कितना होता है कितना नहीं होता है, टेक्निकली रिवर्सल कहना किसी चीज़ को सही है कि नहीं है, क्या बीपी में भी ऐसा कुछ होता है रिवर्सल? देखिए, जैसे सर ने बताया कि अभी रिवर्सल में कंसेप्ट वही है कि बीपी थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल करते हैं, जो इनिशियल फेजेस में है, जहां पर हमारा बीपी एकदम अर्ली फेज में आ रहा है, तो हम उसको लाइफस्टाइल से काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं उस टाइम के उस फेजेस को। और सबसे बड़ा एक जो हमारे में काफी लोगों में एक रीजन होता है, वो होता है स्ट्रेस। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, हमारा बीपी भी काफी बेटर कंट्रोल आता है। तो मैं बोलूंगा कि जो हमारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम कोई भी रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। कुछ चीजें होती हैं जैसे हमारे जेनेटिक्स हैं, कुछ चीजों में हमारा साथ में जो बाकी हमारी अगर हेरिडिटरी हिस्ट्री है, तो उसमें डेफिनेटली हमको मालूम है कि डिजीज आगे चल के प्रोग्रेसिव होनी ही होनी है। उस केस में तो हम रिवर्सल की बात कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन जहाँ जिन केसेस में हम बात कर सकते हैं जहां पर कोई कॉज है, जैसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन हुआ है या कोई और अलग कॉजेज हुआ जिसकी वजह से हमको बीपी आ रहा है, जैसे काफी लोग स्ट्रेस की वजह से कंटिन्यूसली बीपी आ रहा है, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें और उसको फिर रेगुलरली मेंटेन करें, तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम उस चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और लंबे समय तक उसमें एक नॉर्मल कंट्रोल बीपी के फेज में हम रह सकते हैं। प्रत्यक्ष एक नमक एक चीज़ है जिसके बारे में बहुत बात होती है यूजुअली, क्या कोरिलेशन होता है नमक का बीपी के साथ? मतलब मैंने कभी ज़्यादातर यही सुना है कि भाई नमक कम कर दो, बीपी मतलब नमक कम करो, और भी बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, बट नमक के साथ क्या कोरिलेशन है? देखिए, बेसिकली नमक जो यहाँ पे यूज होता है वो सोडियम के लिए यूज होता है। सोडियम को कंट्रोल करना ब्लड प्रेशर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हाइपरटेंशन। अगर जो हम लोग दवाइयों की भी बात करें एलोपैथी में, तो वो भी कहीं ना कहीं सोडियम को किसी हद तक, किसी लेवल तक कम करती हैं। कुछ दवाइयां, अगर जो मान लो हम लोग बात करें कि हम डायरेटिक भी अगर जो किसी पेशेंट को यूजुअली कई बार डॉक्टर्स लिख देते हैं, अगर जो हल्की फुल्की हाइपरटेंशन लिखती है, जिससे क्या है कि उनका सोडियम लेवल कम हो जाए, नमक कम हो जाए शरीर का, जिससे बीपी जो है ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब नमक की बात आती है तो एक चीज को समझना जरूरी है कि पहली बात तो ये खाली नमक की ही बात नहीं है,
तेज मसाले की भी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेस्ट मेकर्स के अंदर सोडियम का लेवल हाई रखा जाता है जिससे लोगों को टेस्ट अच्छा लगे, या मिर्च का स्टेटस जो है वो काफी ज्यादा हाई रखा जाता है। तो जब हम लोग नमक की बात करते हैं तो आप प्रोसेस्ड फूड की भी बात करो, आप तले हुए खाने की भी बात करो, क्योंकि उसमें भी नमक की मात्रा अपने आप ऑटोमेटिकली सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। हम लोग पर्टिकुलरली सोडियम की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों से मिलके हम लोग सोडियम रूटीन में अपने खाने में लेते हैं। अगर जो हम लोग सीधा नमक की बात करें तो वो 1 चम्मच से कम मात्रा के अंदर नमक पूरे दिन में लेना चाहिए। पर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि सिर्फ खाली आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने से ब्लड प्रेशर रिलेट नहीं करता। अगर जो आपको ब्लड प्रेशर की कहीं कोई दिक्कत है तो अच्छे डॉक्टर्स के साथ एडवाइस लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी को जोड़िए। बहुत ज्यादा मोटे हैं तो एकदम से जिम के लिए रश मत करें, पहले हल्की हल्की एक्सरसाइज शुरू करें। अगर जो हल्का फुल्का 10-15 किलो ओवरवेट है तो आप साथ के साथ जिम ज्वाइन कर सकते हैं। पर अभी मैं क्या देखता हूँ, मेरे पास रूटीन में क्लाइंट्स होते हैं जो 150-200 केजीज के हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अगर जो वो जिम जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। तो वहां पे एक अच्छी एडवाइस लेना जरूरी है कि स्टार्टिंग कैसे करी जाए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए। हम्म, ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर बातचीत में ले लेते हैं और जब लौट के आएंगे तो बात करेंगे कि लाइफस्टाइल चेंजेस आप क्या कर सकते हैं। बीपी अगर आपको हो जाए तो फिर आपको अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखनी है। क्या बीपी वाकई में सिर्फ एक गोली वाला काम है कि आपने खा लिया, गोली ले ली और हो गया। ये सारे सवाल अहम हैं, इनको लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाइपरटेंशन चाहिए अटेंशन। हम बात कर रहे हैं बीपी या हाइपरटेंशन या जिसे आप उच्च रक्तचाप बोलते हैं उसके ऊपर, और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अराउंड हम इस पर एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर धीरज, अगर बीपी है और साथ में डायबिटीज़ भी है, इस तरह की लाइफस्टाइल है, कहते हैं ये सारे कॉम्बिनेशन, अक्सर जब आप कहते हैं बीपी डायबिटीज़ आप डॉक्टर्स इकट्ठा ही पूछते हैं या हम लोग भी आम एक उसमें पूछते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन इतने फैटल या इतने ख़राब क्यों माने जाते हैं? तो रिसर्च के हिसाब से डायबिटीज आपके ब्लॉकेजेस का रिस्क ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर ट्वाइस। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, और कोलेस्ट्रॉल ऐड हो गया तो 6 टाइम्स हो जाता है। दैट्स वाई कोई भी ब्लड प्रेशर के साथ हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर नहीं है वो रूल आउट करना, और कोलेस्ट्रॉल भी हाई नहीं है, क्योंकि उनको भी कंट्रोल करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। या जी, डॉक्टर सुमित, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ये बोलूंगा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसे बोला जाता है कि दोनों एक रिस्क इक्विवेलेंट हम लोग बात करते हैं, और डायबिटीज और हाइपरटेंशन जनरली दोनों इंटरलिंक बीमारियां हैं। जैसे डायबिटीज होता है वैसे ही वो माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर जो हम डिजीज कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि हमारे हार्ट की छोटी नली और बड़ी नली जो है उन दोनों को इफेक्ट करती है। तो जब वो उसको इफेक्ट करती है तो जनरली उसके साथ में क्या बोलते हैं बीपी भी बढ़ता है। और जनरली अगर हम देखा जाए तो दोनों के जो रिस्क हैं डेवलप होने के और जो कारण है वो काफी कुछ सेम है। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट रिस्क फैक्टर अगर आप दोनों एक को भी कंट्रोल करते हैं तो दोनों चीजें इफेक्टिवली उससे कंट्रोल होती हैं। दोनों के मैनेजमेंट में हम बोलते हैं लाइफस्टाइल में बदलाव करें, वजन कम करें, एक्सरसाइज को अपने शेड्यूल में डालें। तो ये सब जो चीजें हैं वो दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, और इफेक्टिवली एक दोनों हेल्दी लाइफस्टाइल से दोनों चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो खैर हर जगह आ ही रहा है। सुमित, मैं ये थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि अगर हेरिडिटी वाली जो बात आपसे ही डॉक्टर सुमित, ये सवाल है, हेरिडिटी वाली बात आई थी शुरू में, किसी को अगर अनुवांशिक रूप से उनके माता पिता या और फैमिली में किसी को है तो ये तय है कि उस व्यक्ति को हाइपरटेंशन या बीपी होगा ही होगा, या फिर ज़रूरी नहीं है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, बट डेफिनेटली एक इंसिडेंस अगर हम बात करते हैं तो काफी लोगों में जेनेटिक्स एक अपने आप में रोल प्ले करता है। तो जिसकी जेनेटिक्स में हम बात करते हैं मेनली आता है, वो आते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, जो जिसमें हाइपरटेंशन को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे भी कई तरीके के हाइपरटेंशन हैं, और जिनमें टेंडेंसी होती है कुछ जेनेटिक्स में, तो डेफिनेटली उनमें मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि उनको, जैसे हम बोलते हैं कि डायबिटीज आना और हाइपरटेंशन आना, पॉसिबिलिटी उनकी ज्यादा होती है। तो जिनको खास करके जिनको यंग एज में अगर बीपी हो गया है तो उनके फैमिली मेंबर्स, उनके बच्चों में और उन सब चीजों में होने का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऐसे में हम लोग को उन लोगों को ज्यादा जल्दी थोड़ा सा
प्रोन करना पड़ता है कि जल्दी से आप अपना चेकअप रेगुलरली कराते रहो एंड जस्ट बी ऑन वॉचफुल। जरूरी नहीं है कि आपको आ जाए, और अगर हो सकता है कि अगर आने की पॉसिबिलिटी भी है तो हम उसको अगर इनिशियल फेज से ही कंट्रोल करना चालू करें तो हो सकता है कि वो डिजीज आगे प्रोग्रेस करे ही ना, एंड विदाउट मेडिसिन ही हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल करते रहें फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डॉक्टर धीरज, यंग लोगों की बात आई, काफ़ी यंग जनरेशन में या मतलब यंग बच्चों में भी 21 साल 25 साल या इवन कुछ केसेस में उससे भी पहले कुछ केसेस आने लगे हैं जहां पर बीपी हाई निकलता है। इस तरह की खबरें हम पढ़ते रहते हैं, तो क्या ये एक्सेप्शनल हैं या फिर ऐसा सच में हो रहा है कि अब ज़्यादा यंग एज में बीपी लोगों को पकड़ रहा है? दो एस्पेक्ट से इसमें अवेयरनेस की वजह से लोग जाके चेकअप्स कराते हैं, उसमें पता चलता है। और दूसरा ऑब्वियसली आप सबको पता है ओबेसिटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और लैक ऑफ एक्सरसाइज, जंक फूड और यू कैन से जो प्रोसेस्ड फूड्स है वो खाना जो बढ़ गया उसकी वजह से ब्लड प्रेशर और के इंसिडेंस भी थोड़ा बढ़ रहा है। तो दोनों का है इंसिडेंस बिकॉज ऑफ पिकिंग अप मोर एंड ऑल्सो इट इज राइजिंग ऑल्सो, बोथ ऑफ देम। ना प्रत्यक्ष मोटे तौर पे तो हमको पता है कि जंक फूड खाना, तला गला खाना, ज़्यादा नमक वाला इस तरह का स्पाइसी फूड खाना, ये सब चीज़ें इससे बीपी को इम्पैक्ट होता है। क्या कुछ खाने ऐसे भी हैं जो खाएं तो बीपी के लिए बेहतर होता है, कंट्रोल होता है, या एटलीस्ट आप उसे दूर रख पाते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ऐसे खाने हैं कि अगर जो आप जिन्हें खाएँ कहीं न कहीं आप बीपी को, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पर इस बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दूँगा कि जब आप ऐसा कुछ आपको बताया हुआ आप खा रहे हैं तो बाकी दूसरी चीज़ों से परहेज़ करें। ऐसा ना करें कि बाहर का खाना खाएँ और उसके साथ हमारी बताई हुई चीज़ें भी खा लें। तो यहाँ पे जब बात आती है ऐसा खाने की कि जो आपको कहीं न कहीं कोलेस्ट्रॉल और आपके ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह को कंट्रोल करता है, तो उसमें आप ये देखिए फाइबर वाला खाना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर वाला खाना खाएँगे आप तो पेट सही रहेगा, ओवर गैस्ट्राइटिस नहीं होगा, कहीं न कहीं आपका जो मूड है वो अच्छा रहेगा, बीपी आपका कहीं न कहीं कंट्रोल रहेगा। अच्छे फैट्स को खाने में जोड़ना, अच्छे फैट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो लाइक आप अलसी के बीज जोड़ सकते हैं, आप अखरोट या बादाम ऐसी चीज़ें जोड़ सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जोड़ सकते हैं। और अगर जो आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो किशमिश वगैरह या मुनक्का से आप अवॉइड करें। चीनी से 100% परहेज़ करें। चीनी को अगर जो मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं मानता हूँ कि दैट इज़ काइंड ऑफ अ मैन मेड डिज़ास्टर। चीनी का कहीं भी हेल्थ के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं होता। तो चीनी को आप कहीं न कहीं 100% अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तब जाके कहीं वो 80-90% अवॉइड होगी। मैदे से परहेज़ करें, मैदे से बनी चीज़ों से परहेज़ करें। ऐसी बहुत सारी आजकल रील्स भी चल रही हैं जिनमें क्लेम कर दिया जाता है कि मैदे से कोई एज़ सच लंबी-चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट दैट इज़ वेरी हार्मफुल। मैदे से आप परहेज़ करें। दही आप रूटीन के खाने में जोड़िए। खास तौर पे दोपहर को, रात को दही मत खाइए क्योंकि दही के अंदर जो एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे पचाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो आप दही को आप रात को मत खाएँ, छाछ रात को ना लें। छाछ या दही लेना चाहते हैं तो सूरज ढलने से पहले-पहले दोपहर को लें, जिससे एक अच्छा स्पेस मिल जाए उसे पचने के लिए, और वो कहीं न कहीं आपकी बॉडी में गर्मी को कम करती है, आपकी बॉडी में आपके जो हाइपरटेंशन है उसे कम करती है, एक अच्छा मूड डेवलप करती है। हर्बल टी यानी कि ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन कॉफ़ी आप जोड़ सकते हैं। ग्रीन टी की जब बात करते हैं तो ब्लैक टी और ग्रीन टी में लगभग सिमिलर से प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो सबसे बेस्ट है जो आपके कोर्टिसोल हार्मोन को डाउन करेगी। कोर्टिसोल हार्मोन वो हार्मोन होता है जो कहीं न कहीं स्ट्रेस के साथ डायरेक्ट लिंक करता है। तो कोर्टिसोल हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर सूजन बढ़ाता है जिससे तनाव आता है। तो आप कोर्टिसोल हार्मोन को जब हम लोग डाउन करने के लिए कोई चीज़ सोचते हैं तो सबसे बेस्ट है ग्रीन टी, ब्लैक टी। अगर जो आपको कॉफ़ी सूट करते हो दिन में 1 बार लाइट कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन कॉफ़ी भी ले सकते हैं। कड़वी चीज़ें कहीं न कहीं डाइट में जोड़ी जा सकती हैं जो आपके लिए हेल्दी रहेंगी। सबसे लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खाना समय पे खाएँ। कई बार लोग ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए, वज़न घटाने के लिए खाना छोड़ देते हैं, फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। फास्टिंग्स करने की वजह से क्या होता है, विटामिन लॉस होता है, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बदलना शुरू हो जाता है, और क्या होता है कि एक ही टाइम पे आदमी ज़्यादा खाना खाने लग जाता है। तो ज़्यादा खाना एक टाइम पे खाने से उसे पचाने में ज़्यादा समय लगता है जिससे बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है। तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में फ्रीक्वेंट मील्स लें, भले ही 3 की बजाय 6 बार दिन में खाएँ, पर एकदम से बहुत ज़्यादा खाना ना खाएँ। कोशिश करें फास्टिंग वगैरह चीज़ों से बचें। दैट्स इट। दिस इज़ द सिंपल थिंग जो एक अच्छे लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। नाउ अब उनकी बात की, अब अगर दुर्भाग्य से आप बीपी का शिकार हो ही गए हैं, देन आपको क्या करना है? डॉक्टर सुमित, तो जिन्हें बीपी हो गया है
अब उनके लिए क्या है, वो कैसे मैनेज करें उसको? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम हमने देखी है, वो बीपी की जो एक गोली रहती है शायद जो दिन में एक ही बार लेनी होती है, वो उसको भी टाइम पे नहीं लेते हो, फिर वो धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। बिल्कुल, तो इसमें सबसे पहली चीज, जैसे अभी हमने शायद पूरा डिस्कशन किया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो सब चीजें, तो पहला दैट इज व्हाट वी कॉल द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रीटमेंट, कि अगर हम बीपी हो गया है तो दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप, कि वो स्टेप तो हमको करना ही है। देन कम्स द सेकंड स्टेप, जिसमें हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन में पहले बोला जाता था कि बीपी की दवाई इफेक्ट, डेफिनेटली आज के टाइम पे सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है हमारे लिए पेशेंट की मेडिसिन कंप्लायंस, यानी बीपी की, जैसे आप कोई भी बोलते हैं, अगर दवाई चालू कर रहे हैं तो वो रेगुलर खाएं। ये एक बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज दवाई का असर 24 आवर्स, यानी जो दवाइयां बनी हैं वो ऐसे रहती हैं कि 24 to 48 आवर्स जल्दी अपना एक्शन शो करती हैं। तो अगर हमें कोई भी दवाई, वो डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है पर्टिकुलर डोज में पर्टिकुलर टाइम पे प्रिस्क्राइब कर रहा है। बट एक जो बहुत लोगों की धारणा थी कि दवाई सुबह खानी है, शाम को खानी है। अभी रिसेंट एक स्टडी आई है यूरोपियन की, जिसमें हाइपरटेंशन की गाइडलाइन उन्होंने साफ साफ बोला है कि कोई भी दवाई, आप बीपी की दवाई खाएं, बट किसी भी एक टाइम पे खाना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने सुबह लेना है या शाम को लेना है। इट्स बेटर कि बस आप दवाई रेगुलरली अपने टाइम से खाएं, वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो मैं जनरली अपनी प्रैक्टिस में जनरली बोलता हूँ कि सुबह नाश्ते के साथ लें, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, जो भी लोग बाहर जा रहे हैं, जो वर्किंग में है, वो सुबह कोशिश मैक्सिमम टाइम, नाश्ता तो एक ऐसी चीज है जो अपने घर पे करते हैं। बाकी टाइम में उनका शायद कई बार ऑफिस में है तो वहां पर टाइम मिस हो गया, या फिर डिनर में लेट हो गए तो वहां मिस हो गया, लेकिन नाश्ता एक ऐसी चीज है जो वो लोग अपने घर पे करते हैं। सो इट्स बेटर कि हम पेशेंट को कई बार बोलते हैं कि नाश्ते के बाद अपनी ये दवाई खाओ, उससे उनकी रेगुलरिटी जो है वो मेंटेन हो जाती है। और रेगुलरिटी बाकी मेंटेन करने से, सब आजकल मेडिसिन में इतने अच्छे अच्छे वो आ गए हैं कि आप मल्टीपल मेडिसिन एक ग्रुप में करके, मल्टीपल ग्रुप्स की मेडिसिन आप एक टैबलेट में करके पेशेंट का बीपी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग मल्टीपल मेडिकेशंस, विथ वन मेडिसिन वी कैन कंट्रोल हिज बीपी इवन इफ इट इज गोइंग वेरी हाई ऑल्सो। ठीक है डॉक्टर धीरज, एट लास्ट आप कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो जो हमने अभी डिस्कस किया कि पहला चीज है कि आप अपना रेगुलर बीपी नापे। रेगुलर बीपी नापने से ही अर्ली स्टेज में आप पिकअप कर सकते हो, खास करके अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो। फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो भी मैं सलाह करूंगा कि बीच बीच में जब भी मौका मिले, ऑफिस में, आपके कहीं पे भी कैंप्स है या घर पे बीपी मशीन है, तो एटलीस्ट वंस अ मंथ, वंस इन द 2 मंथ चेक कीजिए, बिकॉज इट इज अ साइलेंट किलर। वो हमें बाद में हार्ट, किडनी और दूसरे प्रॉब्लम होने बाद पता नहीं लगना चाहिए एज अ शॉक। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल चेंजेस में नमक कम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, मोटापा है तो मोटापा कम, ये इम्पोर्टेंट है। थर्डली, जो डॉक्टर साहब ने अभी लास्ट बताया, मेडिसिन कंप्लायंस, यानी रेगुलर रोज एक टाइम फिक्स करना है, मॉर्निंग या इवनिंग, और रेगुलर लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के मेडिसिन दिन में एक ही बार लेने पड़ते, 3-4 मेडिसिन हमारे एटलीस्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज 2 in 1, 3 in 1 बना देते, तो पेशेंट को अच्छा लगता है कि मुझे एक ही गोली चल रही है। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड पार्ट। तो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, सो दैट आगे जाके आपके ऑर्गन्स अफेक्ट नहीं हो। एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं और देना चाहता हूँ, काफी लोगों को लगता है कि अभी मुझे मेडिसिन चालू हो गई, अब मुझे जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद भी कुछ असर नहीं है तो हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, और वो मेडिसिन नहीं लिया तो आपको जो हार्ट, किडनी के प्रॉब्लम है कम उम्र में होंगे। जब पेशेंट को मैं ऐसे बताता हूँ कि आपको 100 एज में होना चाहिए, वो 80-70 में होंगे, देन दे रियलाइज कि व्हाई दे नीड टू कंट्रोल इट। सो यही मेरा मैसेज है सब ऑडियंस को। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि एक अवेयरनेस के लिए हम ये बात कर रहे हैं। मौका आता है साल में एक बार जब हम ये बात करते हैं, रेगुलर भी करते हैं, लेकिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अराउंड अगर ये बात हो रही तो और इम्पॉर्टेंट है। अवेयर रहेंगे, जानकार रहेंगे, समझेंगे कि क्या है बीपी, तो फिर आप उससे बच भी पाएंगे, औरों को भी बचा पाएंगे और अपना ध्यान रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का आज हमारे दर्शकों के साथ ये सारी बातें शेयर करने के लिए। नमस्कार।